नमस्कार साथियों। आज की इस क्लास में हम मुख्य रूप से जिन प्रश्नों को शामिल करने वाले हैं वो राजस्थान पीटीआई के सिलेबस में जो यूनिट प्रथम है उससे हम 30 प्रश्नों को लेकर के आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के 30 प्रश्न। पहला प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा संकुचन होता है जिनमें मांसपेशी की लंबाई तो बढ़ती है लेकिन तनाव जो है वो समान रहता है। Which of the following is a contraction in which the length of muscle increases and the tension remains the same? तो बेसिकली अगर हम इसमें यहाँ पे ऑप्शंस देखें तो क्या क्या आ रहा है? आइसोकाइनेटिक, आइसोमेट्रिक, एक्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। इस प्रश्न के ऑप्शंस को यदि हम ध्यान से पढ़े तो हमको तीन प्रकार के मसल कॉन्ट्रैक्शन विशेष तौर से दिखाई देते हैं। पहला मसल कॉन्ट्रैक्शन जो है वो होता है आइसोकाइनेटिक। आइसो का मतलब समान, काइनेटिक मतलब उसकी गति। लेकिन यहां पर ये बात कह रहा है कि मसल की जो लेंथ है वो बढ़ रही है लेकिन जो तनाव है वो समान है, तो इसको हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद में है आइसोमेट्रिक। यहां पर जो लेंथ है वो समान रहती है आइसोमेट्रिक में, इसका मतलब हमारा जो प्रश्न है वो इससे भी संबंधित नहीं हो सकता। फिर है एक्सेंट्रिक और कॉन्सेंट्रिक। यदि हम इन दोनों को मिला दें तो एक प्रकार बन रहा है जिसको हम कहते हैं आइसोटोनिक प्रकार। इस आइसोटोनिक प्रकार में पेशी की जो लंबाई है उसमें भी परिवर्तन दिखाई देता है और फोर्स जो है वो भी जनरेट होता हुआ दिखाई देता है। आइसोटोनिक के दो प्रकार है, एक है एक्सेंट्रिक और दूसरा है कॉन्सेंट्रिक। जो एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट पेशियां होती है उनमें ये प्रमुख तौर पर दिखाई देता है क्योंकि एक समय में एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट दोनों ही काम कर रही होती है। एगोनिस्ट जहां अपनी लंबाई में छोटापन ला रही होती है, एंटागोनिस्ट उसी समय लंबाई में बढ़ोतरी कर रही होती है। अब इसको यदि हम यहां से समझे तो एगोनिस्ट में जहां कॉन्सेंट्रिक प्रकार का आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन दिखाई देता है वहीं पर एंटागोनिस्ट में एक्सेंट्रिक प्रकार का। एक्सेंट्रिक प्रकार का है उसमें मसल जो है उसकी लंबाई में वृद्धि हो रही होती है, तो यही हमारा जवाब हो जाएगा कि एक्सेंट्रिक प्रकार का आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन। आगे बात करते हैं जो चित्र के द्वारा भी आप समझिए इसको, कि जब हम कह रहे हैं कि मसल है, यदि मसल आकार में छोटापन लाती है उससे क्या होगा? फ्लेक्शन जैसी गतिविधियां दिखाई देगी। ठीक है ना, हाथ के संदर्भ में अगर हम बात करें हाथ ऊपर की तरफ उठेगा। वहीं पे यदि हम बात करें कि हाथ को यदि नीचे की तरफ लेकर के जाना है तो सेम टाइम पर चूंकि इस समय जो एगोनिस्ट है वो ट्राइसेप हो जाएगी हाथ के संदर्भ में, तो उसी समय जो बाइसेप है वो आकार में वृद्धि ले रही होगी, दैट इज एक्सेंट्रिक प्रकार का कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। अगर फ्लेक्शन हो रहा है तो ऐसे में जो एक्सेंट्रिक है वो यहां पर ट्राइसेप काम करती हुई दिखाई देगी। मानव शरीर का पहला कार्पो मेटाकार्पल जोड़ किस प्रकार का है? व्हाट इज द फर्स्ट कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी? अब पहली बात तो ये समझते हैं कि कार्पो मेटाकार्पल होता क्या है। तो कार्पो मेटाकार्पल क्या होता है उसको देखें तो हाथ की अंगुलियों में ये है कार्पल्स जिसको हम कलाई की हड्डियां कहते हैं। फिर उसके बाद में मेटाकार्पल्स होती है। मेटाकार्पल्स के बाद में फेलेंजेस अंगुलास्थियां लगी होती है। अंगूठे में दो अंगुलास्थियां, अंगुलियों में तीन 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 तीन। यहां पर जो ये मेटाकार्पल है अंगूठे के संदर्भ में इसको हम बोलते हैं पहला मेटाकार्पल। अब ऑप्शन देख लेते हैं। एक अक्षीय सिंगल एक्सिस, हिंज जोड़, हिंज जॉइंट, ग्लाइडिंग, ग्लाइडिंग जॉइंट या सैडल जॉइंट। तो एक बात तो हमको ये क्लियर हो गई है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि पहला कार्पो मेटाकार्पल, तो मेटाकार्पल तो ये रही और ये कार्पल से जुड़ रही है, तो कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट हो गया ये वाला थंब का, अंगूठे का। और अंगूठा जो है किस प्रकार की गति दर्शाता है? तो अंगूठा जो है वो सैडल प्रकार की गति दर्शाता है, ऑप्शन डी। बायोमैकेनिक्स का जनक किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ बायोमैकेनिक्स? शेरिंगटन, एल्फांसो बोरेली, ऑर्थर स्टैंडलर या अरस्तु, एरिस्टोटल। यहां अगर हम बात करें एक एक करके तो शेरिंगटन जो है ये बायोमैकेनिक्स के जनक तो नहीं है, लेकिन हाँ ये फिर कौन है? तो ये एक न्यूरो फिजियोलॉजिस्ट रहे हैं, मतलब कि इन्होंने तंत्रिका तंत्र से संबंधित बहुत काम किया है, लेकिन यहां जवाब बायोमैकेनिक्स के संदर्भ में नहीं होगा।
अल्फांसो बोरेली, बिल्कुल हमारा जवाब यही है। अल्फांसो बोरेली जो है ये बायोमैकेनिक्स के जनक के रूप में जाने जाते हैं। आर्थर स्टैंडलर भी नहीं है, ये जो है ये बेसिकली ऑर्थोपेडिक सर्जन रहे हैं। और एरिस्टोटल बायोमैकेनिक्स के जनक तो नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि किन्सोलॉजी का यदि इस प्रकार का सवाल आ जाए तो जवाब में हमको अरस्तु सही उत्तर के रूप में चुनना है। आइसोटोनिक व्यायाम में पेशी की लंबाई में क्या प्रभाव पड़ता है? व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ मसल लेंथ इन आइसोटोनिक एक्सरसाइज? अब बात ऑप्शन से करें तो छोटी होती है, इट इज स्मॉल, लंबी होती है, इट इज लॉन्ग, लंबी और छोटी दोनों होती है, बोथ लॉन्ग एंड शॉर्ट, और फिर है समान रहती है, रिमेन्स द सेम। हम बात कर चुके हैं एक सवाल में भी आज के ही कि आइसोटोनिक जो है वो दो प्रकारों में बांटा जा सकता है, जिसको हम कहते हैं एक तो कॉन्सेंट्रिक प्रकार का और दूसरा हो जाता है एक्सेंट्रिक प्रकार का। कॉन्सेंट्रिक जिसमें पेशी अपनी लंबाई में छोटापन लाती है, वहीं पर ही एक्सेंट्रिक में लंबाई में वृद्धि होती है। और ये जो आइसोटोनिक गतिविधियां हैं यदि हम इसको देखें तो पेयर में होती है, ये एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट एक साथ करती हुई दिखाई देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही समय पर एगोनिस्ट छोटी हो रही होती है, वहीं एंटागोनिस्ट अपनी लंबाई में वृद्धि कर रही होती है। तो लंबी और छोटी दोनों ही यहां पर ऑप्शन के तौर पर सही जवाब के तौर पर चुना जाएगा। शारीरिक क्रिया में जो मांसपेशियां शिथिल रहती है वह है द मसल्स which remain relaxed during physical activity are agonist, antagonist, stabilizer या न्यूट्रलाइजर। अब यहां पर यदि हम बात करें तो एगोनिस्ट तो प्रमुख तौर पर काम करती हुई दिखाई देती है, न्यूट्रलाइजर जो किसी एक्टिविटी को न्यूट्रलाइज कर रही है, उदासीन कर रही है ताकि किसी और प्रकार की गतिविधियां जो है वो ना हो सके, और स्टेबलाइजर जो है उसको स्टेबल कर रही है, उस गतिविधि को, उस प्रक्रिया को, जो भी हाथ या पैर या शरीर का अंग दिखा रहा है। लेकिन इन सब में एंटागोनिस्ट ऐसी होती है जो लंबाई में वृद्धि कर रही होती है लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पर शिथिल होती है, उसके द्वारा किसी प्रकार का फोर्स जो है वो प्रमुख तौर पर नहीं दिखाया जाता। तो रिलैक्स रहने वाली जो पेशी होगी वो होगी एंटागोनिस्ट। सर्कमडक्शन मूवमेंट को करने वाला जोड़ कौन सा है? द जॉइंट दैट परफॉर्म्स सर्कमडक्शन मूवमेंट इज पांवों की इंटरटार्सल्स ऑफ द फीट, अंगूठे की मेटाकार्पोफेलेंजियल ऑफ द थंब, भुजा की स्टर्नोक्लेविकुलर आर्म, और फिर है इसके बाद में सिर की इंटरवर्टिब्रल ऑफ द हेड। अब ये सर्कमडक्शन है क्या, उसको यदि हम समझे तो कोई ऐसी गतिविधि जो लगभग सभी प्लेन्स में होती हुई दिखाई देती है। फॉर एग्जाम्पल मैं हाथ को यदि इस प्रकार से घुमा रहा हूं, एक हाथ घूम रहा है ऐसे, ये तो हो गया रोटेशन, लेकिन हाथ यदि ऐसे घूम रहा है, हाथ यदि ऐसे घूम रहा है, गर्दन यदि ऐसे घूम रही है, ठीक है ना, अगर गर्दन यदि ऐसे घूम रही है तो रोटेशन, लेकिन गर्दन को यदि हम ऐसे घुमा रहे हैं तो ये कहलाता है सर्कमडक्शन। लेकिन ये ध्यान रखना है यहां पर कि यदि गर्दन इस प्रकार से घूम रही है तो ये कीलदार संधि के तौर पर या कीलदार जो गति है उसके तौर पर दिखाई देती है, जो कि एटलस एक्सिस के मध्य हो रही है। लेकिन अगर हम इसको इस प्रकार से घुमा रहे हैं तो इसमें सर्वाइकल जो कि साथ है, जो कि एक दूसरे के साथ में इस प्रकार से लगी हुई है, इन सब में थोड़ा थोड़ा मूवमेंट हो रहा है, जिस कारण से ये इस प्रकार का सर्कमडक्शन दिखाती है। तो ये जो सर्वाइकल है, इन सर्वाइकल के मध्य जो जोड़ पाया जाता है उसको हम बोलते हैं इंटरवर्टिब्रल जॉइंट। वर्टिब्री तो है, ये कशेरुकाएं तो है, ये 7 कशेरुकाएं सर्वाइकल की, ग्रीवा की। तो इंटरवर्टिब्रल ऑफ द हेड, या हम कहें कि इंटरवर्टिब्रल ऑफ द नेक, ठीक है ना, विशेष तौर से यदि हम इसकी बात करें तो नेक में जो इंटरवर्टिब्रल जोड़ है वो सर्कमडक्शन जो है वो दिखाती है, ठीक है। हवा में गतिशील वस्तु में किसमें परिवर्तन नहीं ला सकते? वॉट कैन नॉट बी चेंज्ड इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इन द एयर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया। कई साथी इसमें कंफ्यूज रहते हैं, समझिएगा इसको। ऑप्शन क्या है? वस्तु की गति, स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का भार, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वस्तु का आकार,
ऑब्जेक्ट का साइज और वस्तु की संरचना, ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर। अब हवा में कोई वस्तु गतिशील है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उस वस्तु पर एक चीज जो अप्लाई होने वाली है वो होगी एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि वायु का प्रतिरोध। अब वायु का प्रतिरोध यदि लग रहा है तो ये वस्तु की जो गति है उसको प्रभावित कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है। हवा जहां जा रही है उसके साथ में कोई चीज फेंको और हवा जहां जा रही है उसके विपरीत में कोई चीज फेंको, आपको पता चल जाएगा। जहां पर फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी, विपरीत अगर है, विरोध में यदि है। वस्तु का भार यदि हम बात करें तो एयर रेजिस्टेंस के बावजूद यदि हम किसी चीज को नहीं बदल सकते तो वो होता है वस्तु का मास, ठीक है ना। वस्तु का मास, इसका मतलब वस्तु के द्रव्यमान की बात हो रही है। यदि मास में हम जी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो निकल करके आता है उस वस्तु का वजन, उस वस्तु का वेट। यही बात हो रही है कि तो वस्तु का भार जो है उसको नहीं बदला जा सकता। ऑब्जेक्ट साइज, वस्तु का आकार, वस्तु की संरचना, ये भी यदि एयर रेजिस्टेंस, वायु का प्रतिरोध है तो संभावना है कि बदल सकता है। लेकिन वस्तु का मास हो, द्रव्यमान हो या भार हो, वजन हो, इसको नहीं बदला जा सकता। शरीर के अंदर वह स्थान जहां पर दो या दो से अधिक हड्डियां आपस में मिलती है क्या कहलाता है? What is the place inside the body where two or more bones are joined together called? गुरुत्व केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उत्तोलक लीवर, जड़त्व इनर्शिया, या जोड़ जॉइंट। बात करें हम कि जहां पर मुख्य रूप से तो हम अगर बात करें तो दो ही हड्डियों की हम बात करेंगे, ठीक है ना। कोई एक हड्डी यदि हम घुटने की बात करें तो पटेला भी आकर जोड़ते हैं तो हम कह सकते हैं कि तीन है, लेकिन उसको हम इस पर्टिकुलर गति जो प्रश्न है उसमें शामिल नहीं करेंगे। लेकिन हम कहें कि अगर एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ रही है तो ये जो स्थान है इस स्थान को कहा जाता है जोड़ या जॉइंट, ठीक है। आकुंचन और विस्तार किसके इर्द गिर्द होते हैं? अराउंड व्हाट डज द फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन टेक्स प्लेस? मध्य पार्श्व अक्ष मीडियोलेटरल एक्सिस, ऊर्ध्व अक्ष वर्टिकल एक्सिस, सम्मुख पक्ष अक्ष ऑपोजिट साइड एक्सिस, या सेजिटल अक्ष सेजिटल एक्सिस। बात कौन सी हो रही है? हम बात कर रहे हैं फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन की। पूछ क्या रहा है किसके इर्द गिर्द होते हैं? ऑप्शन में हमको एक्सिस के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, बस यहीं पर ही हम कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूजन इसी स्थान पर हटा दिए कि बात एक्सिस की हो रही है, हम प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक्सिस की बात कर रहे हैं। लेकिन अब हमको समझना होगा कि फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात हो रही है तो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन, ठीक है ना, फ्लेक्शन और एक्सटेंशन ये कौन से प्लेन में होती है? ये सेजिटल प्लेन में होती है। इसका मतलब सेजिटल एक्सिस में तो नहीं होगा, लेकिन सेजिटल प्लेन के लिए कौन सा अक्ष काम करता है? तो सेजिटल प्लेन के लिए जो अक्ष काम करता है उसको कहा जाता है फ्रंटल अक्ष, फ्रंटल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस को यदि हम देखें तो ये साइड टू साइड जाने वाला अक्ष होता है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर हम पकड़े तो वर्टिकल तो नहीं होगा क्योंकि ये तो ट्रांसवर्स प्लेन के लिए काम करता है, ऊपर से नीचे जा रहा है ये अक्ष। अपोजिट साइड एक्सिस इस नाम की कोई चीज नहीं होती। मीडियो लेटरल एक्सिस ये बचा हमारा, ये हमारा सही जवाब है। मीडियो लेटरल एक्सिस मतलब मध्य से पार्श्व में जा रहा है या पार्श्व से मध्य में आ रहा है, साइड टू साइड फ्रंटल इसी को कहा था। एक नाम और भी आता है इसके संदर्भ में, जब हम प्लेन पढ़ते हैं तो वो आता है कोरोनल के साथ, ठीक है ना। तो ये कुछ और नाम भी है, उसको ध्यान में रखना होगा। हॉरिजॉन्टल प्लेन शरीर को विभाजित करता है। हॉरिजॉन्टल प्लेन डिवाइड्स द बॉडी किस में? अग्र पश्च अर्ध एंटीरो पोस्टीरियर हाफ में, दाएं बाएं अर्ध राइट लेफ्ट पार्ट में, ऊपरी निचला अर्ध अपर लोअर हाफ में, या आंतरिक बाह्य अर्ध इनर आउटर हाफ में। अब समझो इसको, अगर हम किसी वस्तु की बात करें और इसका हॉरिजॉन्टल प्लेन काटें तो हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है
वो इसके बीच में से जाएगा। इसका मतलब हम हॉरिजॉन्टल प्लेन है, इसको हम इसके लिए ट्रांसवर्स प्लेन भी कह सकते हैं। क्या किया इस ट्रांसवर्स प्लेन ने कि इस वस्तु को ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ बांट दिया, ठीक है ना। अगर सेस्टल होता तो वो उसको दाएं और बाएं में बांटता, अगर वो फ्रंटल होता तो वो उसको आगे और पीछे में बांटता। बात ये हॉरिजॉन्टल की कर रहा है, तो ऐसे में हम कहेंगे कि ट्रांसवर्स प्लेन इसका दूसरा नाम है, तो ये ऊपर और नीचे में बांट रहा है। तो अपर और लोअर हाफ जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अपने जवाब जो आपने लगाए हैं उसको चेक कर लेना। कुल संख्या 30 है। अंत में 30 में से कितने सही हुए, कितने गलत हुए, कितने आपने छोड़ दिए अपने स्तर पर नेगेटिव मार्किंग को रोकने के लिए, उसका पूरा अनुमान अंत में लगाना है आपको, ठीक है। निम्न में से कौन सी हलचल के दौरान संधि कोण में कमी आती है? ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स डज द जॉइंट एंगल डिक्रीजेस? एक्सटेंशन, एबडक्शन, फ्लेक्शन या रोटेशन? तो रोटेशन तो किसी एक ही अक्ष पर हो रही है, ठीक है ना। हाथ की अगर बात करें, गर्दन की बात करें। फ्लेक्शन जो है, ये ध्यान रखना, फ्लेक्शन जो है उसमें कोण में कमी आती है, और फ्लेक्शन का जोड़ीदार है एक्सटेंशन, इसमें कोण में वृद्धि होती है। क्या कह रहा है ये? जॉइंट एंगल डिक्रीजेस, डिक्रीजेस की बात कर रहा है, इसका मतलब फ्लेक्शन जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। यदि ये जॉइंट एंगल इंक्रीज की बात करता तो एक्सटेंशन हो जाता। एबडक्शन तब होता है जब हम किसी अंग को शरीर के पास ला रहे हैं, और अगर अंग को शरीर से दूर लेके जा रहे हैं तो एबडक्शन, ठीक है ना। एबडक्शन शरीर से दूर ले जाना, और एडक्शन शरीर के पास लाना। ये ध्यान रखना कि यदि एडक्शन है तो आप जोड़ रहे हो, शरीर के पास ला रहे हो, शरीर के पास लाना। और यदि एबडक्शन है, एब है, तो दूर ले जाना इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल न्यूटन के किस नियम का उदाहरण है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स आर एग्जाम्पल ऑफ विच लॉ ऑफ न्यूटन? तीसरा नियम, दूसरा नियम, पहला नियम, या उपरोक्त सभी नियमों के अंतर्गत ये दिखाई देते हैं। एक एक करके अगर हम बात करें तो पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम है कि जो वस्तु जिस अवस्था में बनी रहना चाहती है उसी अवस्था में वो बिना किसी बाह्य परिवर्तन के बनी रहेगी। अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, चल रही है तो चलती रहेगी, अनटिल अनलेस उस पर कोई बाह्य बल काम ना करे। अगर चल रही है बाह्य बल काम करेंगे, रुक जाएगी या दिशा बदल जाएगी, और अगर रुकी हुई है बाह्य बल लगाया जाएगा तो वो चल पड़ेगी। दूसरा नियम है त्वरण का नियम, F बराबर m इंटू ए, ठीक है ना, कि फोर्स जो है वो द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर है। तीसरा नियम कहता है क्रिया प्रतिक्रिया का, कि एक क्रिया यदि है तो उसके विपरीत दूसरी क्रिया होगी, जिसको हम प्रतिक्रिया के रूप में देखते हैं। आप किसी फुटबॉल को किक मारेंगे तो जो है फुटबॉल आगे निकल जाएगी, बॉल आ रही है बैट से मारेंगे तो बॉल वापस लौट जाएगी। या जब दौड़ते समय हम जो स्टार्टर होता है उस पर पैर से फोर्स लगाते हैं तो वो हमको आगे बढ़ने में मदद करता है। यहां पर हम बात कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, सेंट्रीपिटल फोर्स की, एक जो है केंद्र के और एक केंद्र के विपरीत। दोनों बल काम कर रहे हैं तो कोई भी वस्तु जो है वो सर्कल में घूम पाती है। यदि कोई भी एक हावी हो जाएगी तो या तो वस्तु केंद्र की ओर आ जाएगी या केंद्र के परे चल जाएगी। इसका मतलब ये दोनों बल जो है एक दूसरे के विपरीत काम कर रहे हैं, विपरीत काम कर रहे हैं, इसका मतलब इस पर क्रिया प्रतिक्रिया का नियम लागू हो रहा है। और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम न्यूटन के तीसरे नियम के अंतर्गत हम जानते हैं। काइनेमेटिक पैरामीटर्स में कौन शामिल होते हैं? विच आर इंक्लूडेड इन काइनेमेटिक पैरामीटर? इनर्शिया जड़त्व, वेलोसिटी वेग, डिस्टेंस दूरी, एक्सीलरेशन त्वरण। कॉम्बिनेशन बनाना है और यहां पर चुनना है 1 3 4 2 3 4, 1 2 3 या 1 2 4। अब ये काइनेमेटिक है क्या, और इसी का ही एक और साथी है काइनेटिक्स, दोनों को समझना है। काइनेमेटिक की बात यदि हम करेंगे तो हम कह रहे हैं कोई ऐसी प्रक्रिया
जिसमें हम फोर्स को शामिल नहीं कर रहे हैं, फोर्स शामिल नहीं है, बल शामिल नहीं है। और यदि बल शामिल हो तो उसको हम कहेंगे फिर काइनेटिक्स। तो काइनेटिक्स में बल शामिल है और काइनेमेटिक्स में बल शामिल नहीं है। जब हम बात करते हैं इनर्शिया की, जड़त्व की, जड़त्व क्या कि जो वस्तु जिस अवस्था में है तो उस पर वो बल काम कर रहा है। अब उसको उस जड़त्व से यदि हटाना है तो आपको उससे ज्यादा बल देना पड़ेगा, तभी तो हट रही है वो, तभी तो वो अपना जड़त्व खो रही है। तो जब हम जड़त्व की बात करते हैं तो इसमें जो बल है वो शामिल होता है। वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, वेग क्या है कि किसी नियत समय में कि वस्तु कितनी दूरी तय कर रही है, वही तो उसका वेग है। यहां पर बल की बात नहीं हो रही है, समय की बात हो रही है, दूरी की बात हो रही है, तो यहां पर बल नहीं है। डिस्टेंस की बात करें, केवल दूरी है, कितना दूर कोई वस्तु गई है, क्यों गई, कैसे गई, उसकी बात नहीं करें, कितना दूर गई है, तो यहां पर भी बल को शामिल नहीं किया। और यहां है एक्सेलरेशन, त्वरण। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है, वेग खुद फोर्स को शामिल नहीं कर रहा है। और इस एक्सेलरेशन या त्वरण में हमने केवल एक बार और समय को शामिल कर लिया है। यहां समय पहले था, यहां पर समय वेग में जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, तो हमने एक बार और समय को ऐड कर, लेकिन हमने बल को अभी भी इसमें ऐड नहीं किया। इसका मतलब त्वरण जो है इसमें बल नहीं है। तो हमारे पास में क्या, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, ये बल की बात नहीं कर रहा, यही हमारे लिए काइनेमेटिक पैरामीटर है। तो 2, 3, 4 ऑप्शन बी इज राइट आंसर। काइनेमेटिक और काइनेटिक में ये अंतर कई बार हम स्लिप कर जाते हैं, याद भी होता है तो कई बार ये उस पर्टिकुलर टाइम पर कंफ्यूज कर जाता है कि कौन सा किसके लिए, तो थोड़ा सा इसके लिए ज्यादा सजग होने की आवश्यकता है। खेल के अतिरिक्त ऊर्जा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? द प्रोपोनेंट्स ऑफ सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स आर मैकडूगल, अरस्तु, एरिस्टोटल, कार्ल ग्रोस या हर्बर्ट स्पेंसर। तो जब हम सरप्लस एनर्जी थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो इसके संदर्भ में जो नाम याद आना चाहिए वो हमारे लिए हर्बर्ट स्पेंसर। ठीक है ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पिछले कई एग्जाम्स में पूछा गया है, आगे भी संभावना जो है वो बनी रह सकती है या बनी हुई है, तो थोड़ा सा इसे और देखना होगा। रीढ़ की पार्श्व वक्रता किसे कहते हैं? विच इज द लेटरल कर्वेचर ऑफ द स्पाइन कॉल्ड? समतल पीठ, फ्लैट बैक, लॉर्डोसिस, काइफोसिस या स्कोलियोसिस। अब पीठ को यदि हम पीछे से देखें तो ये बिल्कुल सीधी दिखाई देती है, और पीठ को यदि हम साइड से देखें तो ये हमको कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है। अब ये पार्श्व वक्रता की बात करता है, तो पार्श्व वक्रता हमको साइड से तो नहीं दिखाई दे सकती, तो साइड से नहीं दिखाई दे सकती, तो साइड में अगर नहीं दिखाई दे रही है तो फ्लैट बैक तो हम साइड से ही देख पा रहे हैं ना, तो जवाब नहीं। लॉर्डोसिस, यदि ये वाला एंगल जो है ज्यादा बाहर आ जाए, जिसको तोंद के रूप में हम देख रहे हैं, पिछली लंबर जो है वो खिंच जाती है आगे की तरफ, तो ये भी नहीं होगा। काइफोसिस, जिसमें कि झुकाव हो जाता है, कुबड़ निकल जाती है, ये भी हमको जो है साइड से दिखाई देती है। लेकिन पार्श्व में किसी प्रकार का झुकाव, जबकि हमको रीढ़ की हड्डी पीछे से बिल्कुल सीधी दिखाई देनी है, दिखाई देनी चाहिए, ये अगर पार्श्व में हल्का कर्व ले ले तो हम इसको जो है स्कोलियोसिस के नाम से जानेंगे। यही इस प्रश्न का जवाब है। ठीक है ना, तो पार्श्व वक्रता जो है मुख्य रूप से हमको स्कोलियोसिस में ही दिखाई देती है। हैमस्ट्रिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? हैमस्ट्रिंग कर्ल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच लीवर? प्रथम प्रकार का उत्तोलक, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, द्वितीय प्रकार का उत्तोलक, सेकंड टाइप ऑफ लीवर, तृतीय प्रकार का उत्तोलक, थर्ड टाइप ऑफ लीवर, या उपरोक्त सभी की? इसमें तो सारे ही लीवर काम करते हुए दिखाई देते हैं। अब लीवर की यदि हम बात करते हैं तो लीवर के संदर्भ में हमने एक बहुत बढ़िया आपको फॉर्मूला दे रखा है, दैट इज अर्फ, ARF, एक्सिस रेजिस्टेंस फोर्स। यदि एक्सिस अक्ष बीच में है तो लीवर 1 होगा, यदि रेजिस्टेंस R प्रतिरोध बीच में है तो लीवर सेकंड होगा, यदि फोर्स बल बीच में है तो लीवर थर्ड होगा।
हैमस्ट्रिंग कर्ल में क्या होता है उसको एक डायग्राम से समझें। तो बेसिकली हैमस्ट्रिंग यहां पर काम कर रही है, ठीक है ना। यदि हम हैमस्ट्रिंग के द्वारा काम करा रहे हैं, फोर्स वहां जनरेट हो रही है, तो लोड कहां होगा, हम पैर को ऊपर की तरफ लेकर के जब आ रहे हैं तो बेसिकली यहां पर जो लोड है वो दिखाई दे रहा है, लोड इटसेल्फ, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध। एक्सिस कौन सा काम कर रहा है, नी जो है, घुटना जो है, वहां पर एक्सिस अक्ष रहेगा, एक्सिस पॉइंट वहां पर दिखाई देगा। तो यहां एक्सिस एक तरफ है, रेजिस्टेंस जो है ये एक और है, और जो फोर्स है हैमस्ट्रिंग के द्वारा जो लगाई जा रही है वो बीच में आ गई। तो ए एफ आर, एफ बीच में है, एफ बीच में यदि होगा तो फिर हम ये कहेंगे कि ये तीसरे प्रकार का लीवर जो है इसमें काम कर रहा है। तो कई बार जो सेट उदाहरण है उसके अलावा भी कुछ उदाहरण एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो उन उदाहरणों को डायग्राम के द्वारा आप समझिए कि डायग्राम के अंतर्गत या एक जो भी प्रक्रिया बताई गई है उसमें अक्ष कहाँ होगा, उसमें रेजिस्टेंस कहाँ होगा, उसमें फोर्स कहाँ होगा, और उस आधार पर उसको समझ करके इस फॉर्मूले का उपयोग करके हम प्रश्न का जवाब ले सकते हैं। लर्निंग बाय डूइंग इज द मेन बेसलाइन ऑफ विच फिलोसॉफी, करके सीखना किस दार्शनिक विचारधारा का मुख्य आधार है, प्रैग्मेटिज्म, रियलिज्म, आइडियलिज्म या नेचुरलिज्म। करके सीखना है, तो करके सीखते सीखते हमारी चीजें जो है वो व्यवहार में आती है, व्यवहार यही तो है ना। तो अगर हम करके सीख रहे हैं तो जो दार्शनिक विचारधारा काम करती हुई दिखाई देती है वो है प्रैग्मेटिज्म या व्यवहारवाद। What is the primary purpose of limbering down, cooling down after intense training? तीव्र प्रशिक्षण के बाद लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, शरीर का तापमान बढ़ाना, टू रिमूव लैक्टिक एसिड एंड लोअर हार्ट रेट ग्रेजुअली, लैक्टिक एसिड को हटाना और हृदय गति को धीरे धीरे कम करना, टू बिल्ड मसल मास, मांसपेशियों का द्रव्यमान बढ़ाना, या टू इंक्रीज ऑक्सीजन डेप्थ, ऑक्सीजन ऋण को बढ़ाना। तो कूलिंग डाउन का एक सिंपल सा जो कारण है वो ये है कि शरीर में जो गतिविधियां बढ़ गई थी ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग स्पोर्ट्स, ड्यूरिंग गेम्स, उनको वापस शांत करना। कौन सी गतिविधियां बढ़ जाती है कि हमारे शरीर में जो लैक्टिक एसिड है वो बढ़ जाता है, पेशियों में वो थकान पैदा करता है, तो उसको वहां से हटाना। साथ ही साथ जो हार्ट रेट बढ़ गई है उसको वापस से अपने सामान्य अवस्था पर लेकर के आना। तो मुख्य रूप से यदि हम देखें तो इन दोनों कामों के लिए लिम्बरिंग डाउन जो है वो काम करता हुआ दिखाई देता है। शरीर का तापमान बढ़ाना, भाई तापमान तो पहले बढ़ा हुआ है क्योंकि आपने बहुत काम किया, बल्कि तापमान को तो नॉर्मल लाना चाहिए। द्रव्यमान बढ़ाना या ऑक्सीजन बढ़ाना ये भी इसके अंतर्गत नहीं होगा। In sports sociology, the purpose through which a person learns the values, rules and behavior of a society is called. खेल समाज शास्त्र में वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से एक व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों और व्यवहारों को सीखता है क्या कहलाता है? ग्रुप डायनेमिक, समूह गतिशीलता, कोहेजन सामंजस्य, सोशलाइजेशन सामाजिकरण, या कल्चर संस्कृति। तो बेसिकली यदि हम बात करें कि स्पोर्ट्स सोशियोलॉजी के अंतर्गत तो वो एक व्यक्ति समाज के मूल्यों, नियमों और व्यवहारों को सीखता है, ये जो प्रक्रिया है ये सामाजिकरण के अंतर्गत आएगी। एक्सरसाइज परफॉर्म विदाउट एनी इक्विपमेंट यूजिंग ओनली वंस बॉडी वेट फॉर रेजिस्टेंस आर नॉन एज, बिना किसी उपकरण के प्रतिरोध के लिए केवल अपने शरीर के वजन का उपयोग करके किए जाने वाले व्यायामों को क्या कहा जाता है? एरोबिक एक्टिविटीज, एरोबिक गतिविधियां, कैलिस्थेनिक्स, आइसोकाइनेटिक एक्सरसाइज, आइसोकाइनेटिक व्यायाम, या प्लायोमेट्रिक। तो एक चीज ये ध्यान रखना है कि यदि हम स्वयं के वजन को ही प्रतिरोध के तौर पर ले रहे हैं अपनी व्यायाम के अंतर्गत, तो ऐसी जो गतिविधियां होती है उसको हम कैलिस्थेनिक्स के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी इज राइट फॉर क्वेश्चन नंबर 20। Which type of massage stroke involves long स्वीपिंग एंड ग्लाइडिंग मूवमेंट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द हार्ट? किस प्रकार के मालिश स्ट्रोक में हृदय की ओर निर्देशित लंबी, व्यापक और फिसलने वाली गतिविधियां शामिल होती है? मतलब कि हम टुवर्ड्स द हार्ट जो है मसाज करें, इसका मुख्य जो लाभ है वो होता है कि लिम्फेटिक ड्रेनेज हो और जो इकट्ठा फ्लूइड है वो वापस से सर्कुलेशन में आ जाए। ऑप्शन देखते हैं यहां पर, पेट्रिसेज, टेपोटमेंट, एफ्लूरेज, या
फ्रिक्शन। तो पेट्रिसेस के अंतर्गत मुख्य रूप से गूंथने जैसी प्रक्रियाएं आती है, नीडिंग जिसको हम बोलते हैं। बात यहां पर निर्देशित लंबी और व्यापक फिसलने वाली गतिविधियों की बात हो रही है। टेपोटमेंट में जो है टैप थपथपाने जैसी प्रक्रिया है। एफ्लुरेज में जो है ये फिसलने वाली या टूवर्ड्स द हार्ट होती है, जो कि प्रश्न में लिखा है वहीं यहां पर इस एफ्लुरेज को जवाब के तौर पर लेना होगा। और फ्रिक्शन जो है इसमें घर्षण जैसी प्रक्रिया, मुख्य रूप से एक ऐसी गतिविधि जहां पर त्वचा पर घर्षण के रूप में मसाज की जाती है। In acute sports injuries, what does the E stands for in modern प्राइस और राइस प्रोटोकॉल? तीव्र खेल चोटों में आधुनिक प्राइस या राइस प्रोटोकॉल में E का क्या अर्थ है? एक्सरसाइज व्यायाम, एलिवेशन उठाना, एग्जामिनेशन परीक्षण या इवेल्युएशन। अब पहले की अगर हम बात करें तो राइस आ जाता है और इसमें एक और चीज हम जोड़ दें पी तो बन जाता है प्राइस। यहां प्राइस का मतलब होता है, प्राइस में पी का मतलब होता है प्रोटेक्शन, सुरक्षा। यदि सुरक्षा कर ली तो चोट ही नहीं लगेगी, चोट ही नहीं लगेगी तो आगे राइस का काम ही खत्म हो गया। तो पी स्टैंड फॉर प्रोटेक्शन। आर रेस्ट के लिए आराम किया जाना। आई जो है आइस के लिए ठंडापन, क्रायोथेरेपी के अंतर्गत आ जाता है ये। सी जो है ये हो जाएगा कंप्रेशन, दबाव डालना। और ई जो है एलिवेशन, मतलब कि इसको संबंधित अंग को उठा लेना। तो इससे कहीं ना कहीं ये स्वेलिंग और ब्लीडिंग यदि हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, उसमें ये लाभ प्रदान करता है। रनिंग ऑन अ ट्रैक और ए सॉकर बॉल रोलिंग ऑन ग्रास इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ मोशन? ट्रैक पर दौड़ना या घास पर लुढ़कते हुए फुटबॉल किस प्रकार की गति का उदाहरण है? एंगुलर मोशन कोणीय गति, रोटरी मोशन घूर्णन गति, जनरल मोशन सामान्य गति और लीनियर मोशन रेखीय गति। अब एक सीध में हो रही है, ट्रैक पर कोई दौड़ रहा है या फुटबॉल जो है वो जा रही है, तो एक सीध में है तो उसे हम लीनियर मोशन या रेखीय गति के तौर पर ही पहचानेंगे। A ligament injury caused by twisting or overstretching a joint is known as? किसी जोड़ के मुड़ने या अत्यधिक खिंच जाने के कारण लिगामेंट में होने वाली चोट को क्या कहा जाता है? स्ट्रेन, स्प्रेन, कंट्यूजन और एब्रेजन। एब्रेजन जो है ये होता है स्किन में, त्वचा में। कंट्यूजन जो है वो हमको स्किन में दिखाई दे सकता है और मस्कुलर कंट्यूजन भी होता है तो मसल में दिखाई दे सकता है। स्प्रेन जो है ये हमको लिगामेंट में दिखाई देता है, ऑप्शन जो बी है वो सही जवाब है। और स्ट्रेन जो है ये हमको मसल में दिखाई दे सकता है और टेंडन में भी दिखाई दे सकता है। बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन करके आता है ये कि स्प्रेन जो है वो लिगामेंट के लिए और स्ट्रेन जो है मसल या टेंडन के लिए। Which type of massage involves kneading, squeezing and rolling of muscles? किस प्रकार की मालिश में मांसपेशियों को गूंथना, निचोड़ना और रोल करना शामिल होता है? एफ्लुरेज, टेपोटमेंट, पेट्रिसेस या वाइब्रेशन। हमने अभी ही कुछ सवाल पहले इसकी बात की थी कि गूंथने जैसी प्रक्रियाएं जो है कहाँ दिखाई देती है, तो गूंथने जैसी प्रक्रियाएं जो है वो हमको पेट्रिसेस में दिखाई देती है। पेट्रिसेस में दिखाई देती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? गूंथना, निचोड़ना और रोलिंग, रोल करने जैसी प्रक्रियाएं पेट्रिसेस के अंतर्गत आती है। टेपोटमेंट थपथपाना, एफ्लुरेज टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है ना, और उसमें बेसिकली जो ग्लाइडिंग मूवमेंट है। वाइब्रेशन ये या तो हम मैन्युअली कर रहे हैं हाथों से या फिर इसके लिए हम मशीनें, मैकेनाइज्ड तौर पर भी हम वाइब्रेशन शरीर में पैदा करते हैं। A direct blow to the muscle causing bleeding and bruising under the skin without breaking it is called? त्वचा को तोड़े बिना मांसपेशियों पर सीधी चोट किसके कारण त्वचा के नीचे रक्तस्राव और नीलापन हो जाता है, क्या कहलाता है? एब्रेजन रगड़, कंट्यूजन, लेसिरेशन कटना या फ्रैक्चर। तो बहुत तेजी से त्वचा के ऊपर प्रहार पड़े किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट का, त्वचा को वो काटे नहीं लेकिन प्रेशर इतना ज्यादा हो कि अंदर की जो ब्लड वेसल्स है, रक्तवाहिनी, वो फट जाए और उसके फट जाने से नीचे त्वचा के नीचे हमको रक्तस्राव दिखाई देता है, नील पड़ना बेसिकली। तो वो जो है ये कंट्यूजन के अंतर्गत आता है। ये स्किन में भी दिखाई दे सकता है और ये मस्कुलर कंट्यूजन के तौर पर भी होता है। Which of the following is the most effective resistance exercise for developing the pectoralis major chest muscles? pectoralis major जो छाती की मांसपेशियां हैं उनके विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिरोधी व्यायाम है? स्क्वैट्स, लेट पुल डाउन, बाइसेप कर्ल या
बेंच प्रेस। तो इन चारों में से यदि हम पेक्टोरलिस मेजर की बात करें तो बेंच प्रेस जो है ये सबसे बढ़िया, सबसे इफेक्टिव एक्सरसाइज के तौर पर मानी जाती है। द ओवरहेड शोल्डर प्रेस, मिलिट्री प्रेस इज एन एक्सीलेंट एक्सरसाइज फॉर डेवलपिंग विच मसल ग्रुप। ओवरहेड शोल्डर प्रेस या मिलिट्री प्रेस किस मांसपेशी समूह को विकसित करने के लिए एक उत्कृष्ट व्यायाम है? क्वाड्रिसेप्स, डेल्टॉइड, ग्लूटियस मैक्सिमस या ट्रेपेजियस। तो हर ऑप्शन में मांसपेशियों के समूह या मांसपेशियों की बात की गई है, लेकिन पूछ किसके ले रहा है? ओवरहेड शोल्डर प्रेस। तो बाकी यदि हम देखेंगे तो क्वाड्रिसेप्स पैरों के लिए आ गया, ग्लूटियस कूलों के लिए आ गया, डेल्टॉइड यहां पर आ रहा है और ट्रेपेजियस आ रही है, ये कंधे या अपर बॉडी के लिए। लेकिन यहां पे अगर हम बात करें तो बेसिकली जो ट्रेपेजियस है इसको विकसित करने के लिए ओवरहेड शोल्डर प्रेस बहुत अच्छी गतिविधि के तौर पर जानी जाती है। द स्टैंडिंग हील रेज, काफ रेज एक्सरसाइज इज स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप विच मसल ग्रुप ऑफ द लोअर लेग। स्टैंडिंग हील रेज या काफ रेज व्यायाम विशेष रूप से निचले पैर पिंडली के किस मांसपेशी समूह को विकसित करने के लिए उपयोग किया जाता है? गैस्ट्रोक्नीमियस एंड सोलियस, बाइसेप्स फीमोरिस, रेक्टस फीमोरिस या डेल्टॉइड। अब निचले पैर की अगर हम बात करें, हम अपने हील को रेज करें, मतलब कि हम अपने आप को पंजों पर खड़ा करें। जब हम पंजों पर अपने आप को खड़ा करते हैं तो पैरों में, निचले पैरों में जहां पर हमारी टिबिया फिबुला है उसमें पीछे की तरफ जो मसल्स है वो एक्टिविटी करती हुई महसूस होती है, वही एक्टिविटी कर रही है तभी महसूस हो रही है। तो यहां पर जवाब जो है गैस्ट्रोक्नीमियस और सोलियस, ये सही जवाब के तौर पर दिखाई देंगे। ठीक है। द सिट एंड रीच टेस्ट ओरिजिनली डिजाइंड बाय वेल्स एंड डिलॉन इज यूज्ड टू मेजर विच फिटनेस कंपोनेंट। वेल्स एंड डिलन द्वारा मूल रूप से डिजाइन किया गया सिट एंड रीच टेस्ट किस फिटनेस घटक को मापने के लिए उपयोग किया जाता है? एजिलिटी चपलता, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लोअर बैक एंड हैमस्ट्रिंग पीठ के निचले हिस्से और हैमस्ट्रिंग का लचीलापन, मस्कुलर स्ट्रेंथ मांसपेशीय शक्ति या एब्डोमिनल स्ट्रेंथ पेट की सहनशीलता के लिए। तो सिट एंड रीच टेस्ट इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी जो सिट एंड रीच टेस्ट बॉक्स होता है, यहां पर व्यक्ति बैठा है, उसके बाद में उसको यहां तक पहुंचना है। तो इसमें यहां पैरों की जो हैमस्ट्रिंग है वो काम करती है। जब आप आगे की तरफ जा रहे हो तो उनमें खिंचाव पैदा होता है, वो अगर आपको अनुमति दे रही है, अगर वो फ्लेक्सिबल है तो हम आगे की तरफ जा पाएंगे। साथ ही साथ जो लोअर बैक है इसकी मसल्स में अगर फ्लेक्सिबिलिटी है तो हम आगे की ओर जा पाएंगे, नहीं तो हम आगे की ओर पूरी तरह से नहीं जा पाएंगे। ठीक है ना। तो यहां बेसिकली ये लोअर बैक और हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी को जांचने के लिए बहुत अच्छा एक मापन है। तो ये ध्यान कीजिएगा 30 प्रश्न जो है हमारे राजस्थान पीटीआई के संदर्भ में यूनिट प्रथम के पूरे किए हैं। एक सीरीज के माध्यम से हम आगे की जो यूनिट है उनको भी कवर करेंगे। जुड़े रहिए माइंड बूस्टर चैनल के साथ और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाए रखिए। धन्यवाद।